गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बुक के पीछे के प्रश्न कर रहे थे हम लोग, ठीक है ना, और हमने कुछ प्रश्न कर भी लिए थे और मुझे पूरा भरोसा है आप लोग अपनी कॉपी में कर भी रहे होंगे, ठीक है। और नहीं कर रहे हो तो उनको कॉपी में ढंग से उतारो बच्चों। हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक कर लिया था, आज है क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है आप अपनी बुक खोल के बैठ जाओ बच्चों पहले, ठीक है ना, ऐसा हवा में नहीं देखना है, ठीक है। आप अपनी बुक खोल के बैठो, देन उसके बाद में आप मैं आपको प्रश्न नंबर 18 आपको करा रहा हूँ, उसको आप देखो बुक में, ठीक है। तो देखो अम्ल व क्षार की परस्पर अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। हम जानते हैं कि बच्चों अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके, अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। तो अम्ल और क्षार के मध्य की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। आप कोई उदाहरण दे लो इसके अंदर, इससे मिलकर आपका NaCl+ वाटर बनेगा। तो ये जो अभिक्रिया होती है अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं, उस अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है वेग के आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? तो हमने पढ़ा था बच्चों वेग के आधार पर अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक तो होगी तीव्र अभिक्रिया और एक होगी मंद अभिक्रिया। तो वेग के आधार पर अभिक्रिया होगी एक तो तीव्र अभिक्रिया और दूसरी अभिक्रिया होगी बच्चों मंद अभिक्रिया। इन दोनों के उदाहरण भी मैंने आपको पुराने वीडियो में लिखा दिए थे, आपने भी कॉपी में लिख लिए होंगे। तो तीव्र अभिक्रिया कौन सी होती है? जो आयनिक यौगिकों के मध्य में होती है, यानी कि जो उपरोक्त अभिक्रिया मैंने लिख रखी है ना वो तीव्र अभिक्रिया ही है, क्योंकि HCl और NaOH अम्ल व क्षार के बीच में जो अभिक्रिया होती है बहुत तेजी से होती है। और मंद अभिक्रिया का बेस्ट उदाहरण कौन सा है? लोहे पर जंग लगना, ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये प्रश्न नंबर 19 का आंसर हुआ। प्रश्न नंबर 20 अगर हम देखें तो ताप अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। बच्चों को हमसे कह रहा है कि ताप अपघटन, हम लोगों ने जब अपघटन अभिक्रिया पढ़ी थी तो सबने 3 भागों में बांटा था। वह अभिक्रिया एक तो होती है ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय अपघटन का हो या ताप अपघटन हो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। और एक थी अपनी क्या थी? विद्युत अपघटन, और एक अभिक्रिया थी अपनी प्रकाशीय अपघटन। तीनों के अलग अलग उदाहरण है। अब अपन उसने स्पेशली बोला है कि आप ताप अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण लिखो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ताप अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण की कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं, ठीक है, तो गर्म करने के लिए मैंने कहा था बनाओ या फिर समोसा बना दो, CaO+ Ca2, इसमें ये टूट जाता है। तो ये अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? ताप अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। इसके बाद अपना प्रश्न नंबर 21। तो प्रश्न नंबर 21 हमको बोल रहा है किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का क्या कार्य होता है? तो बच्चों किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का क्या कार्य होता है? वह उत्प्रेरक क्या करता है? उस अभिक्रिया के वेग को में वृद्धि करता है या उसके वेग में कमी करता है, ठीक है। तो अपन करेंगे कि उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया में वेग में वृद्धि अथवा वेग में कमी कर देता है, ठीक है बच्चों। तो उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? वो किसी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकता है और अभिक्रिया के वेग को घटा भी सकता है। अभिक्रिया के वेग को कौन बढ़ाता है? जो धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं, और अभिक्रिया के वेग को कौन घटाता है? जो ऋणात्मक उत्प्रेरक होते हैं, ठीक है। दोनों के उदाहरण मैंने आपको पहले बता दिए हैं। अपन से यहाँ पर अभिक्रिया नहीं पूछी है, केवल उसने पूछा है कि उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है, ठीक है। तो ये हुआ प्रश्न नंबर 21। इसके बाद प्रश्न नंबर 22। रासायनिक अभिक्रिया के संतुलन का आधारभूत सिद्धांत क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया के संतुलन का आधारभूत सिद्धांत क्या है बच्चों? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है ना। द्रव्यमान संरक्षण अभिक्रिया के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान तो क्या रहता है? संरक्षित रहता है। इसलिए तो अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। तो इसी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हमें किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलन करना आवश्यक होता है। इसके बाद है बच्चों प्रश्न नंबर 23।
23 क्या बोल रहा है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो बच्चों रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा मैंने आपको बता दी थी कि वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण व दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें केवल और केवल आपको परिभाषा लिखनी है, ठीक है। तो परिभाषा मैंने बोल भी दी, वही आपको कॉपी में लिखनी है और मैंने पीछे आपको लिखा भी रखनी है इसकी परिभाषा। इसके बाद है कोयले का दहन कौन सी अभिक्रिया है, कोयले का दहन। तो बच्चों बताओ कोयले का दहन कौन सी अभिक्रिया होगी। जैसे आपने कारण लिया, दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यह अभिक्रिया करके CO को बनाते हैं। तो यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया होगी। तो बच्चों यह अभिक्रिया एक तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है, यह संयोजन अभिक्रिया है। ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि कोई भी दो तत्व आपस में संयोग करके क्या बनाते हैं, एक ही उत्पाद बनाते हैं, तो वो संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। और ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्योंकि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है तो उस अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों है, क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन का योग हुआ है, कार्बन में कौन आकर के जुड़ गया, ऑक्सीजन आकर के जुड़ गया, ठीक है। तो यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 25 में क्या है, प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार के मध्य अभिक्रिया कराने पर विलयन की पीएच कितनी होगी। बच्चों जब हम लोग प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार लेते हैं, ठीक है, तो उसके विलयन की जो पीएच होती है वो 7 होती है। उस विलयन की पीएच कितनी होती है, 7 होती है। हमने प्रबल अम्ल लिया HCl और हमने प्रबल क्षार लिया NaOH। ये क्या है बच्चों, प्रबल अम्ल, और ये है प्रबल क्षार। यह अभिक्रिया करके NaCl प्लस H2O वहां पे लिख दिया हमने इस अभिक्रिया को। तो इस विलयन की पीएच क्या होगी, 7 होगी, क्योंकि देखो हमने HCl की जितनी मात्रा ली है NaOH की भी हमने समान मात्रा ली है, ठीक है। यहाँ पे अपन समान मात्रा लेंगे और इसकी भी अपन समान मात्रा लेंगे। तो जब दोनों की समान मात्रा लेकर के ये अभिक्रिया कराई जाती है तो दोनों एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, और खत्म करने के बाद में क्या मिलता है, अपन को लवण मिलता है। अब आप देखो इस साइड न तो कोई H+ आयन है और न ही कोई OH- आयन है, क्योंकि अगर H+ आयन होते तो उस विलयन की पीएच 7 से कम होती, और अगर OH- आयन हमें दिखते तो उस विलयन की पीएच 7 से अधिक होती। क्योंकि इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को नष्ट कर दिया है, दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देंगे, इसलिए इस विलयन की पीएच जो होगी वो बच्चों 7 होगी, ठीक है। तो हमारे जितने भी अति लघुत्तरात्मक प्रश्न थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, एक एक करके आप देख लो। फिर भी आपको कोई बात इसमें समझ में नहीं आती है तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। अब इनको लिख लो बच्चों आप अच्छे से। ठीक है बच्चों, अब अपन आगे बढ़ते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्नों की ओर। लघुत्तरात्मक प्रश्न में मैं पहले पढ़ देता हूं आपको। 26वां प्रश्न है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। तो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था, वहां से आप दोनों तीन उन दोनों में अंतर देख करके आप लोग लिख लेना। इसके बाद 27वां क्वेश्चन है संयुग्मन व अपघटनीय अभिक्रियाओं को एक एक उदाहरण के साथ में लिखे, ठीक है। तो संयुग्मन अभिक्रिया भी जस्ट मैंने बताई, कोयले का दहन। अपघटन अभिक्रिया मैंने अभी जस्ट आपको बताई, अभी करी थी हमने कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन, ठीक है ना। तो अब जो अपने बचे हुए प्रश्न हैं इनको हम लोग बच्चों की नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अभी आप हाल फिलहाल जितने प्रश्न मैंने आपको बताए हैं उन सब प्रश्नों को आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है बच्चों।